हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम अपना जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 कवर कर रहे थे उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अमेंडेड वाला मैं बता रहा हूँ जो कि 2018 में अमेंड हुआ था। तो गाइस चलते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 2 इसका हम आज कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में हम आज चैप्टर 3 इसका डिस्कस करेंगे। इसमें पावर एंड फंक्शंस के बारे में बताया गया है, किस तरह से पंचायत की फंक्शंस होती हैं और क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं। ठीक है गाइज, तो सब्जेक्ट टू द ड्यूटी ऑफ दिस एक्ट, अगर हम इस एक्ट की ड्यूटी के बारे में बात करें तो ये हर एक हल्का पंचायत जो होती है उसकी ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, ये उसका फर्ज बनता है कि उसको कुछ प्रोविजंस बनाने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट इट डिस्पोजल, यानी कि जो उनके पास फंड्स अवेलेबल है उस फंड को लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग करी जाए। तो टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हल्का, उनको हल्का की जो लोग हैं वहाँ के, जो पंचायत है उसकी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे उनको प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे उनको मेजर्स लेने हैं, ऐसे स्टेप लेने हैं जिससे कि वो उन प्लान्स को, डेवलपमेंटल प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद स्पेसिफिकली जो वहाँ पे साइल कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, साइल को कंजर्व करना है, वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, सोशल फॉरेस्ट्री का प्रॉब्लम है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि सैनिटेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो इन सब के लिए उनको स्पेसिफिकली एक ऐसा प्लान बनाना है जिससे कि ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएं। ठीक है गाइज, तो इसके आगे उनको क्या करना है, रेगुलेशंस बनाने हैं, जैसे कि अगर उनको कोई बिल्डिंग बनानी है, शॉप्स बनानी है और एंटरटेनमेंट हाउसेस और जितने भी वहाँ पे डेंजरस ट्रेड्स हैं, ऑफेंसिव ट्रेड्स हैं, तो उन सब को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उनको वहाँ पे प्लानिंग करनी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउसेज, ठीक है, जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनको कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करनी है। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे सेल एंड प्रिजर्वेशन होती है मीट की, उसके बारे में उनको रेगुलेट करना है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ स्किन्स एंड हाइज, कहीं पे अगर चमड़ा वगैरह बेचा जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी ये सब किसको देखना है, उसके बारे में भी जो पंचायत हल्का जो है उसको ही देखना है, उसको यानी कि प्लान्स वगैरह बनाने हैं। रेगुलेशन करनी है, जो हम क्या किसकी रेगुलेशन करना है, किसको, जो सेल करते हैं या फिश को हम प्रिजर्व करते हैं, वेजिटेबल्स को, या पेरिशेबल क्या होता है, इनके जो खत्म होने वाले आर्टिकल्स या फूड है तो उनको हम क्या करते हैं, हम उनके लिए कोई रेगुलेशन यहाँ पर तैयार करते हैं। रेगुलेशन ऑफ फेयर, जो कहीं अगर आपके वहाँ पे कोई मेले वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उन सब को भी रेगुलेट करने के लिए क्या बोलते हैं, पंचायती राज एक्ट जो है क्या बोलते हैं, क्या करता है, एक वहाँ पे प्लान के बारे में बताता है कि स्पेसिफिकली कोई प्लान वहाँ पर बनाना है। उसके बाद कहता है कि ये एक्ट में, इस एक्ट में और क्या बात कही गई है, इस एक्ट के अंदर एक बात और कही गई है कि क्या करना है, प्रिपेयर करना है और इम्प्लीमेंट करना है स्पेसिफिकली जो डेवलपमेंट प्लान्स वहाँ पे बनाए जाएं, किसके लिए, एलिवेटिंग पॉवर्टी, जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, ठीक है, लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर चढ़ाने के लिए, यानी कि और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे डेवलपमेंटल प्लान्स को बनाना है। इसी वजह से क्या है, वो प्लानिंग क्या है वहाँ पे, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसको हम नरेगा भी कहते हैं। तो ये सब गाइस वहाँ पे प्रोग्राम है। रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। उसके बाद हाउसिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए हाउसिंग का प्रोग्राम आता है। इससे क्या होगा कि जितने भी जो वहाँ पे गरीब तबके जो हैं वो सोसाइटी के, वो ऊपर चढ़ सकें, यानी कि वो भी बाकियों के लेवल तक पहुँच सकें। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट यह है कि हल्का पंचायत जो है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगी, किस में इन्वॉल्व होगी, जिस चीज़ में हमारी जो यूनिवर्सलाइजेशन है किसकी एलिमेंट्री एजुकेशन की, यानी कि उसको एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में भी देखना है। तो कैसे देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद क्या होती है, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या आता है, जैसे प्री प्राइमरी से लेकर, ठीक है, मिडिल तक जो है गाइज हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन आती है। इसके बाद फिर हमारी हायर एजुकेशन आ जाती है।
ठीक है, पहले सेकेंडरी एजुकेशन फिर हमारी हायर एजुकेशन आ जाती है। इसी तरह क्या है, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में भी क्या करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें भी, ताकि हमारी स्कीम जो है इसको वो यूनिवर्सलाइज हो सके। उसके बाद जो हल्का पंचायत जो है वो कुछ बाकी फंक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा, बाकी ड्यूटीज भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा जो उनको गवर्नमेंट ने दी होंगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड वहाँ पे क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट असाइन टू इट आर इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है यहाँ पे, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है हमारे, जो हल्का पंचायत कंस्टिट्यूट किया जाती है। ठीक है, जो पंचायत वहाँ पे कंस्टिट्यूट की जाती है उसके अंदर ही ये सब चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, उसके दायरे में। तो गाइस चैप्टर 4 जो है हमारा इस पंचायती राज एक्ट का, इसमें प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो प्रॉपर्टी हल्का पंचायत की क्या होती है वो जानते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि पब्लिक विलेज रोड जो होती है हमारे हल्का पंचायत के अंदर, एरिया अदर देन दोज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जो एरिया होता है उसको छोड़कर, जैसे कि जो पब्लिक विलेज रोड है वो सब किसकी प्रॉपर्टी होती है, पंचायत की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है। तो गाइस इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आप लोगों की ज़मीनें हैं। ठीक है, मैं खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप समझा रहा हूँ, जैसे कि लोगों की ज़मीनें हो गई वो मूव नहीं ना कर सकती, आपके बिल्डिंग्स हो गई वो भी क्या है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो गाइस मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई। ठीक है, आपकी जैसे कि क्या बोलते हैं, आपके पास जो गोल्ड रखा हुआ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो आपके पास मनी है वो आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो गाइस ये क्या है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने हल्का पंचायत को ट्रांसफ़र करी है। ठीक है, किसी पब्लिक बॉडी या इंडिविजुअल ने हल्का पंचायत को ट्रांसफ़र करी है, तो वो भी क्या होगी, वो भी पंचायत हल्का की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके बाद जो बिल्डिंग्स हो गई, स्लाटर हाउसेज हो गए, मैन्योर एंड नाइट सॉइल डंपिंग साइट्स हो गई, स्ट्रक्चर्स एंड वाटर रिजर्वायर हो गए, जो हल्का पंचायत ने बनाए हैं अपनी फंड से। ठीक है, या जो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रीब्यूट की है या किसी पब्लिक बॉडी या किसी इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट किया है पंचायत को, तो वो सब जो भी चीज़ें उससे बनाई जाएंगी वो पंचायत की, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद रबिश, सेवेज, फिल्थ, बोन्स, विलेज क्लीनिंग एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड अदर मैटर कलेक्टेड बाय द हल्का पंचायत अंडर दिस एक्ट, इस अंडर एक्ट के जितने भी आते हैं वो सब क्या हो जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ट्रीज एंड ग्रास ग्रोइंग ऑन प्रॉपर्टी बिलोंग टू हल्का पंचायत, चाहे उस जो पंचायत हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर अगर कोई पेड़ उग जाते हैं या कोई घास उग जाता है या कोई ऐसे फल उग जाते हैं या कोई दूसरा वहाँ पे प्रोडक्ट उग जाता है, एंड विंड फॉल्स देयर एंड जिनकी वहाँ पे कुछ भी होता है, तो वो सब किसकी प्रॉपर्टी होती है गाइज, वो सब प्रॉपर्टी होती है इसकी हल्का पंचायत की। तो इसके बाद है हमारे पास जैसे कि ड्रेन्स हो गई, टैंक जो बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम, खुल्स, घाट, नालाज, अदर क्वेरीज इन द हल्का पंचायत। हल्का पंचायत में जो भी ये सब चीज़ें होती हैं विच डू नॉट, जो किसी भी पर्सन की नहीं होती, जो किसी भी आदमी की या ग्रुप ऑफ पर्सन की नहीं होती हैं, आउट ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की नहीं होती है, एंड डिक्लेयर टू बी सच प्रॉपर्टी बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हल्का पंचायत। तो उस प्रॉपर्टी को एक पंचायत का क्या बनाया जाता है, एक रेजोल्यूशन के तहत। ठीक है, एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है और उस प्रॉपर्टी को पूरी पंचायत की प्रॉपर्टी, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी बनाया जाता है। ठीक है, ऑल पब्लिक लैंप्स या लैंप पोस्ट जो होती हैं एंड apparatus कनेक्टेड देयर विद एंटरटेनिंग देयर टू, जो भी ये सब चीज़ें हैं लैंप वगैरह, ये सब पब्लिक लैंप समझते हैं ना आपकी, यानी कि जो पब्लिक में वो कहीं पे मान लीजिए कि एक पोल लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर जो लाइट जली हुई है। ठीक है, ये सब भी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सब भी गाइज जो हल्का पंचायत है उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एनी प्रॉपर्टी विच हल्का पंचायत में रिक्वायर, या कोई भी प्रॉपर्टी जो है जो हल्का पंचायत के पास रिक्वायर करती है। उसके बाद हल्का पंचायत के पास पावर है जिससे वो एक्वायर कर सकता है, ठीक है, होल्ड कर सकता है या प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है
ठीक है, या किसी भी कंट्रैक्ट में आके, यानी कि लॉज और जो रूल्स जो होते हैं जो फोर्स में हैं उनके उनके कंट्रैक्ट में आके वो क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, रख भी सकता है और किस प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है। उसके बाद है गाइज हल्का पंचायत की फंड भी इसी में आते हैं, प्रॉपर्टी वाले पार्ट में चैप्टर में ये भी आता है। तो हर एक हल्का पंचायत की क्या होगी, शैल हैव अ फंड टू बी कॉल्ड हल्का पंचायत फंड। उसकी जो फंड होगी उसका नाम हल्का पंचायत फंड रखा होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये सब चीजें होंगी, टैक्सेस, फी लिवाइड बाय द पंचायत, टैक्सेस और फी जो है जो पंचायत लेती है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस रन बाय हल्का। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी से जो प्रोसीड आता है या जो हल्का के द्वारा कोई एंटरप्राइज चलाया जाता है, ठीक है, वहां से जो फंड आता है। उसके बाद कोर्ट की फीस हो गई, फाइन्स हो गई, कंपनसेशन पेड टू द हल्का टू द हल्का पंचायत को ये सब चीजें जब प्रोवाइड की जाती हैं। डोनेशन या कंट्रीब्यूशन पेड बाय पब्लिक फॉर वर्क अंडरटेकन बाय हल्का पंचायत। तो कभी कोई डोनेशन वगैरह जो आता है हल्का पंचायत के लिए, तो वहां से भी हल्का पंचायत के पास फंड्स आते हैं। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ द सैनिटेशन सेस, ठीक है, सैनिटेशन सेस जो कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, रेवेन्यू पे, वो भी हल्का पंचायत एरिया के उसमें आता है। उसके बाद ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ग्रांट करती है जनरल पर्पस के लिए ऑन पर कैपिटा बेसिस, ठीक है, एक आदमी को कितना हिसाब से वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वो भी उसके क्या होती है, फंड उसको वहाँ से आता है। या वो कहीं लोन लेता है गवर्नमेंट से या बाकी एजेंसी से, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है, या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं गाइस, बैंक वगैरह उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इनकम होती है हल्का पंचायत की या जो दूसरी ग्रांट होती है, ठीक है, एज में बी असाइन टू द हल्का पंचायत, जो हल्का पंचायत को इसका काम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज को ध्यान में रख के, किस चीज को ध्यान में रख के, टोपोग्राफी क्या है, बैकवर्डनेस क्या है एरिया की, तो उस चीज को देख के गवर्नमेंट क्या है, उस हल्का पंचायत को लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन फीस, ठीक है, कुछ फीस पे कुछ टैक्सेस लगते हैं, कुछ रूल जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं इस बिहाफ पे। तो हल्का पंचायत जो है, या उसमें से एक टैक्स या ज़्यादा टैक्सेस भी फीस के ऊपर हमें इम्पोज कर सकती है। अब टैक्सेस देखते हैं क्या होते हैं। टैक्सेस हम किसी भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड यहाँ पे अगर उस पर टैक्स लगता है, कॉलिंग और प्रोफेशन विद इन द जुरिस्डिक्शन, जो यानी कि हल्का पंचायत की जुरिस्डिक्शन में उसके एरिया में आता है, ठीक है, ऑन अ पर्सन अप टू ₹50 पर एनम, किसी एक पर्सन को ₹50 भी पर एनम लेते हैं। पर एनम मीन्स एक साल में लेते हैं। इनके साथ थिएटर, अगर किसी आदमी का कोई थिएटर है, सिनेमा है या कोई एंटरटेनमेंट की प्लेस है, तो वहां से भी उसका लिया जाता है, ठीक है, ₹25 पर एनम उससे वहां से लिया जाता है। उसके बाद टैक्स जो होता है हमारे पास, जो ऑनर टैक्स पे करता है एनिमल्स पे या व्हीकल जो अपने हल्का पंचायत के एरिया में रखता है, ठीक है, पाइल करता है, हायर करता है उनको, उनका कुछ मैक्सिमम रेट यहाँ पे रखा गया है। अगर एनिमल्स हैं, ठीक है, अगर एनिमल्स है आपके पास, तो आपको पर एनिमल का ₹20 देना पड़ेगा। अगर आपके पास व्हीकल हैं नॉट एक्सीडिंग ₹50, आपको 50 के ऊपर नहीं देना पड़ेगा पर व्हीकल। उसके बाद अगर आपके पास ट्रैक्टर है, तो आपको ₹100 के ऊपर नहीं देना पड़ेगा, इनके ₹100 आपको ट्रैक्टर का भी देना पड़ेगा अगर आप उस वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद टैक्सेस ऑन बोट्स, जो आपकी बोट्स होती हैं, बोट्स पे भी टैक्स लगता है। पिलग्रिम टैक्स लगता है यहाँ पर। टैक्स ऑन घराट, जो घराट वगैरह होते हैं, तो घराट वगैरह के बारे में सबको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोग घराट के बारे में समझा देता हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, आज भी है कहीं कहीं पे, पहले ज़माने में, आजकल तो मशीन्स हैं जिसके ज़रिए आटा चक्की जिसको बोलते हैं वो पीसा जाता है, ठीक है, पहले घराट के जरिए चक्की चलती थी। उसके बाद राइस हस्किंग मिल्स, यानी कि जहाँ पे चावलों का जो छिलका निकाला जाता था, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगता था। ब्रिक किल्स, जहाँ पे ईंटों की भट्टी होती है, और बाकी मिल्स वगैरह में भी उस पर भी टैक्स लगता था, आज भी लगता है। टैक्स ऑन हॉकर्स एंड फेरी वाला, जो हॉकर्स एंड फेरी वाला होते हैं उनको भी टैक्स लगाया जाता है। अब गाइस फीस क्या होती है, फीस ऑन पर्सन एक्सपोजिंग गुड्स एंड एनिमल्स फॉर सेल्स इन मार्केट और मेलाज बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल हल्का पंचायत, यानी कि उस पंचायत के अंदर जो मतलब कि जो एरिया उसके कंट्रोल के अंदर आता है, अगर वहाँ पे कोई जानवर के लिए, कोई अगर आदमी किसी चीज़ को या किसी जानवर को सेल के लिए लाता है मार्केट में, या किसी मेले में बेचने के लिए लाता है, उसको फीस लगती है,
ठीक है। उसके बाद फीस फॉर द यूज ऑफ स्लाटर हाउसेज, अगर स्लाटर हाउसेज अगर आपने यहाँ पे स्लाटर हाउसेज को यूज करना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको वहाँ पे फीस देनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारा पंचायती राज एक्ट कहता है गाइज, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टेम्परेरी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं किसी विलेज में, साइट्स पे, रोड्स पे, या आप सिमिलरली पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पे भी आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, टेम्परेरी काम कर रहे हैं, वहाँ के भी आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। फीस ऑन एप्लीकेशन फॉर इरेक्शन ऑफ री इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, बिल्डिंग को क्या करते हैं, गिराते वगैरह हैं, उस पर भी आपको फी देनी पड़ेगी। आपको अड्डे की फीस देनी पड़ेगी, जो अड्डा फीस होती है वो फीस आपको देनी पड़ेगी। अड्डा क्या होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ, जिसको हम बस स्टैंड बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उसका भी आपको फीस देना पड़ेगा। फी फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द ग्रेजिंग लैंड, अगर जो आपके कैटल जो हैं वो चरते हैं किसी ग्रेजिंग लैंड पे, ठीक है, अगर वो हल्का पंचायत में आता है तो उसके भी आपको फीस देनी पड़ेगी। फी ऑन कैटल पॉन्ड्स, जो कैटल की पॉन्ड्स हैं, जो जो कैटल के लिए डल वगैरह हम उसको बोलते हैं, डल वगैरह जो बनाए जाते हैं जहाँ पे वो पानी वगैरह पीते हैं, उस पर भी फीस देनी पड़ती है। फीस ऑन टांगा, जो टांगाज हैं उनकी भी फीस देनी पड़ती है। उसके बाद एनी अदर टैक्स, और बाकी टैक्स क्या है यहाँ पर, बाकी टैक्स यहाँ पर सच अदर टैक्सेज आर फी एज मे बी अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो सब टैक्स यहाँ पर होते हैं। फिर है हमारे पास पावर ऑफ एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेशन। अब जो है एंट्री फॉर द पावर ऑफ एंट्री, ठीक है, अब टैक्स की वैल्यूएशन किस तरह से होगी, उसके पर्पस के लिए एंट्री की पावर है यहाँ पे। सरपंच जो है वो ऑथराइज कर सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, उसको 24 घंटे नोटिस दे सकता है उसके ऑक्यूपायर को जिसने वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। और इफ देयर बी नो, अगर वहाँ पे कोई ऑक्यूपायर नहीं है, ठीक है, उस बिल्डिंग का कोई या उस लैंड का कोई ऑनर नहीं है, एट एनी टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के बीच में, टू एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और उस बिल्डिंग को मेजर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। उसको अगर बेचना वगैरह हो, कितना टैक्सेशन, कितना इस पर टैक्स वगैरह लगेगा, वो सब कर सकता है, एंटर कर सकता है। और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है एनी स्टेबल कोच हाउस है यहाँ पर, या कोई प्लेस है जहाँ पे वेर इन देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट देर इन एनी व्हीकल, वेसल और एनिमल लाइबल टैक्सेशन अंडर दिस एक्ट और फॉर विच लाइसेंस हैज नॉट ड्यूली टेकन आउट, यानी कि अगर उसका कोई लाइसेंस वगैरह अगर नहीं है उसके पास, तो उसको जो है टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपील अगेंस्ट लेवाई ऑफ टैक्स और फीस, यानी कि अगर जो हमारे पास टैक्स या फीस है उसके अगेंस्ट कोई अपील करता है, अपील जो होती है इसके खिलाफ बाय द हल्का पंचायत शैल बी लाइड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी कि किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास वो अपील जाएगी, ठीक है। वेर इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो वहाँ पे उनका नोटिस में लाया जाता है कि टैक्स जो है, रेट जो है वो इम्पोज नहीं किया जा रहा है किसी पर्सन पे जिस पर ये इम्पोज होना चाहिए, ठीक है। इट में आफ्टर हेयरिंग हिम, उसको सुनने के बाद जो हल्का पंचायत को डायरेक्शन देता है कि आप उस पर्सन पे या पर्सन पे हल्का पंचायत की जो है उन पे आप क्या करो, टैक्स इम्पोज करो, ठीक है। इसके बाद है गाइज हमारे पास रिकवरी ऑफ ड्यूज एज एरिया ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो हमारे ड्यूज हैं, ठीक है, लैंड रिवेन्यू के एरियाज जो हैं उनकी रिकवरी भी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में कि जितने भी टैक्सेस या फीस जो है जो इस एक्ट के अंदर लिवाई की जाएंगी, ली जाएंगी हल्का पंचायत के द्वारा, और जितने पैसे जो होंगे वो रिकवर होंगे एज अ एरिया ऑफ लैंड रिवेन्यू, ये लैंड रिवेन्यू का एरिया एज अ रिकवर वहाँ पे हो जाते हैं। तो रिवीजन ऑफ टैक्सेशन आर्डर, जो टैक्सेशन आर्डर जो है इसकी यहाँ पर क्या होती है, रिवीजन होती है। कोई भी पर्सन अगर डिससेटिस्फाई है, ठीक है, इस एक्ट के असेसमेंट के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, वो विद इन कुछ टाइम के अंदर अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड अप्लाई किया है उसने किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, वो लिख के दे सकता है कि उसको क्या करना है, दोबारा से असेस करना है, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो इसको अमेंड कर सकती है और इसको सैम को इसी को कन्फर्म भी कर सकती है। उसके बाद है ऑडिट, जो होता है पंचायत फंड का, पंचायत के फंड्स का ऑडिट भी होता है और वहाँ से कुछ टैक्सेस की छूट भी होती है, ठीक है। जो कोई अथॉरिटी होती है वो मतलब हर एक हल्का पंचायत का ऑडिट करती है, हर साल करती है, ठीक है। उसके बाद किसी किसी को टैक्स की छूट भी मिलती है। कुछ रूल जो बने होते हैं इस बिहाफ में, गवर्नमेंट जो है वो आर्डर निकाल के एग्जेम्प्ट कर सकती है इन होल, पूरा ही माफ भी कर सकती है, या उसकी जो टैक्स इम्पोज हो रहा है इस एक्ट के अंदर, तो उसको कुछ कम भी, उसके हिस्से में कुछ कमी भी ला सकती है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास लिवाई ऑफ फीस ऑन मार्केट एटसेट्रा, तो मार्केट पे जो फी लिवाई करी जाती है वो भी इसमें होती है।
ये कानूनी होगा हल्का पंचायत के लिए कि वो टू लीज बाय पब्लिक ऑक्शन, यानी कि वो जो बोली लगती है, ठीक है, बोली में आके या किसी प्राइवेट कंट्रैक्ट के तहत जो कलेक्शन हुई है फीस की, वो इस एक्ट के अंदर वो उसको इम्पोज कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट द लेजी शैल बी सिक्योरिटी गिव सिक्योरिटी फॉर ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लीज। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस एक्ट के तहत जो मार्केट वगैरह है उस पे उसको भी फीस ली जाएगी। ठीक है गाइज, तो यहीं पर आज लेसन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 पढ़ा इस एक्ट का। ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए गाइज। तो यहीं पे इस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले वाले लेसन में।